हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुवेट 16 डिजिटल क्लास। आप सभी को पता होगा कि हम इस चैनल पे इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अभी हमारा जो लेक्चर्स है वो चल रहा है। ये जो सारे लेक्चर्स मैं बना रही हूँ ये आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट चैनल में ही अवेलेबल है और ऊपर आई कार्ड में इस प्लेलिस्ट को मैं लगा भी दूंगी। तो अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। If you want these videos to watch in English, so you can also find that in my channel. There is a separate playlist for English videos also. तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी तीन एक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और ये हमारा आज का फोर्थ वीडियो है, मतलब फोर्थ एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने इस टाइम को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कंपनी रूल जो कि 1773 से स्टार्ट करके 1857 तक था और बीच में आया था 1857 का सिपोई म्यूटिनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इस कंपनी को हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से हट गई और आगे फिर क्राउन रूल आ गया था इंडिया में, जो कि इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चला गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट इंडिया को रूल कर रही थी। तो ये कब से कब तक था? 1858 से स्टार्ट करके 1947 जब हमें आजादी मिल गई। ठीक है, अब कंपनी रूल के अंडर 4 एक्ट्स आए थे जो इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना है। उसको याद रखने के लिए हमने निमोनिक जो बनाया था वो है REP C33 C53। RE से क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके फीचर्स को याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया था जो ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। फिर आता है पी से क्या है? पी से है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके भी फीचर्स को याद रखने के लिए हमने निमोनिक बनाया था। इसका भी एक वीडियो अलग से अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो में जाके निमोनिक देख के पूरे एक्ट को डिकोड कर पाएंगे। अब आता है C33 मतलब चार्टर एक्ट। सी से क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके भी अलग वीडियो है जहां पे निमोनिक है और जिससे हम प्रोविजन और फीचर्स पढ़ पाएंगे। निमोनिक से पूरा जो एक्ट का प्रोविजन एंड फीचर है उसको डिकोड कर पाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा C53 मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इस पर रहेगा। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इस पर रहेगा। तो इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो क्राउन रूल के अंडर जो हमारे एक्ट्स थे उसके ऊपर आएगा। और हमारा खासियत क्या है? हम कैसे पढ़ते हैं? हम निमोनिक के थ्रू पढ़ते हैं, मतलब हमें याद रखने का कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि हम निमोनिक के थ्रू पूरे प्रोविजंस को एकदम से डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम निमोनिक के थ्रू पढ़ेंगे। आज का जो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब एक और चीज, हर एक एक्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। सपोज ये आपके पास एक एक्ट है, तो एक्ट का सबसे तो पहले उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस बैकग्राउंड पे वो आया, उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो वो हम पढ़ेंगे। अगर स्पेशल कुछ है तभी हम पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको नहीं इतना डिस्कस करेंगे। फिर आता है प्रोविजंस एंड फीचर्स। ये तो हर एक एक्ट का इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन तो पढ़ना ही है, नहीं तो एक्ट में आप पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो एक्ट में आप प्रोविजन तो पढ़ेंगे ही और इसको ही हम निमोनिक के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हमें याद रह जाए और हमें याद रखना मुश्किल ना लगे। फिर आता है स्पेशल नोट। अगर एक्ट में कुछ ऐसा है जिसे हमें स्पेशली याद रखना होगा या जिससे क्वेश्चन बन सकता है तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक्ट में इन तीन चीजों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्पेशल नोट अगर अवेलेबल है, अगर उस एक्ट में बन रहा है तभी जाके हम पढ़ेंगे, नहीं तो इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा प्रोविजंस और उसको हम निमोनिक के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हमें याद रह जाए और याद रखना हमारे लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना खास कुछ नहीं है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ये नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया। ठीक है, सो चार्टर, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसका नहीं पढ़ेंगे और इसमें स्पेशल नोट्स भी नहीं है, मतलब इसके बारे में कुछ स्पेशल अलग से हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये प्रोविजन याद रख लिया, फीचर्स एंड प्रोविजन, तो ये हमारे लिए एनफ है। ठीक, अब आते हैं निमोनिक। जो इसके लिए हमें याद रखना है, प्रोविजंस को याद रखने के लिए, वो है स्केल, SCEL। ये वो वाला स्केल नहीं है, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, SCEL। ठीक है, तो S, C, E और L से क्या बन रहा है, पहले वो वर्ड्स देख लेते हैं। S से बन रहा है सेपरेटेड। ठीक है, S से बन रहा है सेपरेटेड। अब आगे, अब इसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका जो ये वाला प्रोविजन पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हमने सेपरेटेड वर्ड को उठाया। ठीक है, C से क्या बन रहा है? C से बन रहा है कॉम्पिटिशन। C से कॉम्पिटिशन बन रहा है। ठीक है, फिर E से क्या बन रहा है? E से बन रहा है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। E से बन रहा है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। सो S से बन गया हमारा सेपरेटेड, C से बन गया कंपटीशन, E से बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी और L से बन गया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, L से बन गया लोकल गवर्नमेंट। अब इस हर एक वर्ड्स को अब डिकोड करते हैं कि सेपरेटेड का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो कि एक्ट ने लेजिस्लेटिव, इस एक्ट के थ्रू
लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया गया। हाँ, तो यहाँ पे एस से है सेपरेटेड, तो इसके आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि सेपरेटेड क्या मतलब, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेटेड रखा गया। पहले क्या था, पहले सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ अलग से लेके नहीं आया था। पर इस एक्ट के अंडर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसी बनाना होगा, तो उसको हमने सेपरेटली बनाया और उसका नाम दे दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका नाम दे दिया, ठीक है। और ये इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, 6 मेंबर्स इसमें है, ठीक है, 6 मेंबर्स है। और इसके ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो तो थे ही, उनके अंडर में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। देखो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके अंडर में, उनके अंडर में 2 काउंसिल्स बनाया गया, एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। पहले किसी भी एक्ट में हमने अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं करी, ठीक है। पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हुई थी। अगर आपको याद है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, तो वहां पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उनको प्रोवाइड किया गया था जिसमें 4 मेंबर थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात पहले हो चुकी थी, पर अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इस वाले एक्ट में पहले बना, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। और जिसका नाम हमने डाला, जिसका नाम उन्होंने डाला एक्ट में कि इसका नाम होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और वो सिर्फ लेजिस्लेटिव अफेयर्स मतलब पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, इसके ऊपर ही ध्यान देगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव वर्क वाज गिवन सेपरेट इंपॉर्टेंस एंड अ कंप्लीट सेपरेट बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेम, ठीक है। ये एक खासियत हो गया, आपको ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सबसे पहली बार हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या एक अलग बॉडी बना ली जो लेजिस्लेटिव वर्क को सेपरेटली देखेगी, ठीक है। फिर आता है कि ये जो लेजिस्लेटिव वर्क है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एक मिनी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी। इंडिया में इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ये मान लो कि एक छोटा सा ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में ही खोल लिया इन लोगों ने, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अंडर में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो इंडिया के लिए पॉलिसीज बना रही है, रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, उसका काम करने का पैटर्न कैसा होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस जैसा ही होगा। और मान लो एक छोटा सा ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे खोल दिया गया, ठीक है। सो इससे हमें पता चल गया सेपरेटेड, क्या सेपरेटेड, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क को सेपरेट किया गया, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और एग्जीक्यूटिव अफेयर्स को सेपरेट किया गया। उसके लिए 2 अलग अलग काउंसिल्स बिठाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से चला आ रहा था, तो इसलिए हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग से नहीं पढ़ेंगे। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नया बनाया है, उसके अंडर 6 न्यू मेंबर्स बनाया गया। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन क्या है कि सारे जो कंट्रीज के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाए जाएंगे। और क्या होगा, ये एक मिनी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा, स्केल में से पहला हो गया स्केल जो निमोनिक था, उसमें से एस हमने पढ़ लिया। अब आता है सी से क्या है, कंपटीशन। अब आपको अगर याद है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा जहां पे हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बात करी थी, तो वहां पे आपको याद होगा कि लास्ट में एक पॉइंट था कंपटीशन का, जहां पे हम बात कर रहे कि मतलब जो कंपटीशन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स होते थे, एम्प्लॉइज होते थे, वो एक पूरा एग्जाम देके आते थे, ठीक है। उस एग्जाम को इंडियंस के लिए भी ओपन करने की बात हो रही थी कि एग्जाम को इंडियंस के लिए ओपन कर दो और इंडियंस को किसी भी पोजीशन होल्ड करने के लिए बार नहीं किया जाएगा, उनको स्टॉप नहीं किया जाएगा, वो कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। अब उसमें उस टाइम पे जो काउंसिल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो इस वाले चीज को उन्होंने विरोध किया था इसका। उनको ये लगा कि अगर इंडियंस एग्जाम को क्रैक करने लगे और हमारे साथ में आके बैठने लगे, तो ये जो हमारा व्हाइट सुप्रीमेसी है कि हम गोरे हैं और आप लोग काले हो, ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी है ये फिर प्रॉब्लमेटिक है, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काले लोग आगे हमारे साथ बैठेंगे तो हमारे सुप्रीमेसी का क्या होगा, तो वो लोग विरोध करने लगे, ठीक है। पर इस वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में भी इस वाले बात को फिर से दोहराया गया कि आप लोग जितना विरोध करना है कर लीजिए, पर कॉम्पिटिशन जो है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ये ओपन है और ये इंडियंस के लिए भी ओपन है, ठीक है। इसके बाद मैकॉले कमेटी को बिठाया गया 1854 में, जो डिसाइड करेगी कि कैसे कंपटीशन होगा, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और क्या क्या नियम फॉलो होगा, एटसेट्रा। इसके लिए मैकॉले कमेटी को अगले साल ही लेके आए 1854 में, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से रीड करते हैं, क्या लिखा है। द एक्ट प्रोवाइडेड, ये कंपटीशन वाला पढ़ रही हूँ, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ओपन कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। एक ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। द कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, कॉवेनेंटेड मतलब बहुत ही जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है और बहुत ही ऊंचे नजर में जिसको देखा जाता है। द कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वाज ओपन फॉर द नेटिव्स ऑफ इंडिया, इंडिया के खुद के लोगों के लिए ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो ओपन कर दिया गया और अकॉर्डिंगली मैकॉले कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया 1854 में, ठीक है।
अब आता है जो नेक्स्ट निमोनिक का नेक्स्ट वाला जो लेटर है वो ई से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उसका जो कमर्शियल अफेयर्स है उससे उसके हाथ से छीन लिया गया और उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रख दिया गया, जो इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस मतलब जो टेरिटोरियल पावर है उसको ब्रिटिश पोजेशन से कहा जा रहा है। मतलब धीरे धीरे देख रहे हो कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल पावर है उसको अपने हाथ में ले रही थी। ये पूरा पता चल रहा है इन ऐसे शब्दों से कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कमर्शियल अफेयर्स को पूरा छीन लिया, उनका कमर्शियल अफेयर्स को पूरा खत्म कर दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, और उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना के रख दिया जो काम किसके अंडर कर रही है, जो क्राउन के अंडर काम कर रही है, हिज मैजेस्टी के अंदर, अंडर हिज हायर्स और उसके सक्सेसर्स के अंदर, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पावरफुल ज्यादा नहीं रही, वो बिल्कुल डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के रेगुलेशन के अंडर आ गई, ठीक है। अब इस वाले एक्ट में भी उसको दोहराया गया है, बोला गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर संभाल रही थी पिछले एक्ट से मतलब 1833 से, वो वैसे ही चलेगी। पर एक चीज है यहाँ पे कब तक वैसे चलेगी वो नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये कहीं पे नहीं बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर संभालेगी कब तक, वो नहीं मेंशन किया गया था। तो इससे पता चल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे, जब भी उनका मन करे और जब भी उनको लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा देना चाहिए तो वो तब वो कर सकती है अभी, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब जब मन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा देगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटोरियल पावर हासिल किया था इंडिया में तो वो पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा, जो कि गया भी 1858 से, जब सिपाही म्यूटिनी हुआ उसके बाद और कोई बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं करी, और 1858 में पूरा जो एरिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा दिया, ठीक है। सो ई भी हमने देख लिया, ई भी उसका डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया। और एल से क्या है, एल से है लोकल गवर्नमेंट। अब ये भी आप याद रख सकते हो कि चार्टर एक्ट में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये वाली बात बोली गई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि किस वाले एक्ट में सबसे पहले बार ये बताया गया था तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस चार्टर में दो चीजें हैं जो सबसे पहली बार बोली गई थी और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस वाले एक्ट में सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन दोनों अफेयर्स को अलग अलग सेपरेट किया गया और इनके अलग अलग काउंसिल्स, इनको देखने के लिए अलग अलग काउंसिल्स बिठाए गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे पहली बार क्या बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो 6 मेंबर्स की बात हो रही है उसमें से 4 मेंबर तो लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल जो प्रेसिडेंसीज है उसमें से आएंगे, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा। ये जो 4 प्रेसिडेंसीज है जो लोकल प्रेसिडेंसीज है उसमें से 4 लोग आएंगे और बाकी 2 रहेंगे जो जनरल वाले होंगे, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द एक्ट प्रोवाइडेड, ये वाला लोकल गवर्नमेंट वाला पढ़ रही हूँ। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आउट ऑफ द 6 members 4 members were to come from the local provincial governments of मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। 4 मेंबर्स 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में से, ठीक है। और बाकी 2 ऐसे ही, बाकी 2 अलग कोई मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को याद रखने के लिए पूरा उसका निमोनिक बनाया SCEL। एस से सेपरेटेड है, क्या सेपरेटेड है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम रहेगा, इसका काम रहेगा रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाना। और ये कैसे फंक्शन करेगी, बिल्कुल एक ब्रिटिश स्मॉल मिनी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा काम करेगी, ठीक है। सी से क्या है, सी से है कंपटीशन। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है या सिविल सर्विसेज जो कंपटीशन है जिसके बारे में 1833 में भी बात करी गई थी, उसको यहाँ पे दोहराया गया। यहाँ पे बोला गया कि हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो इंडियंस के लिए खोल दिया जाएगा। इंडियंस इस एग्जाम को अगर पास करेंगे तो कोई भी किसी भी पोजीशन में वो जा सकते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट ईयर मैकॉले कमेटी को बिठाया गया जो डिसाइड करेगी कि कैसे एग्जाम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगी उसकी, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे एग्जाम देंगे, यहाँ पे देंगे या लंदन जाना पड़ेगा, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ ये कमेटी डिसाइड करेगी। फिर ई से क्या है, ई से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ। अब इस चार्टर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो वो उनके पास थी ऑलरेडी वो कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ पे कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया है। टाइम पीरियड कोई एक बोला नहीं गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी चाहे, अगर उनका मन करे तो अभी के अभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा के पूरा का पूरा जो टेरिटोरियल पावर है वो अपने अंडर ले सकते हैं। पर फिर भी इसके बाद 4 साल वेट किया, मतलब 4 साल तक चल रही थी। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी हो गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल हिला के रख दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसके बाद उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया और पूरा का पूरा इंडिया अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। एल से क्या है कि इस वाले एक्ट में सबसे पहली बार हम लोकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स के बारे में हमने बात करी, तो उसमें से 4 मेंबर्स इन लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है।
तो ये रहा निमोनिक SCEL का SCEL, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को आप डिकोड कर पाओगे उससे और आपको याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म होता है हमारे जो रूल्स आए थे कंपनी के अंडर, वो सारे यहीं पे खत्म हो गए। 4 हमने पढ़ा था, 4 रूल्स, उसमें ये लास्ट रूल रहा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो से हम लाएंगे जो एक्ट्स आए थे आफ्टर सिपाही म्यूटिनी, मतलब 1858 से, और जो क्राउन रूल के अंडर है। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी सिपाही म्यूटिनी के बाद, और उसके बाद आएंगे क्राउन रूल स्टार्ट होगा इंडिया में, और वहां पे जो एक्ट्स आएंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आएंगे, उसके बीच में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्राउन के अंडर जो एक्ट्स आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, निमोनिक के थ्रू ही पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहेगा, क्योंकि हमारा खासियत ही है निमोनिक के थ्रू पढ़ना। ठीक है, तो चलो आज ये वीडियो यहां तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।